नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास दोस्तों रहने वाली है उत्तराखंड के इतिहास के ऊपर। ठीक है, इससे पहले भी मैंने यहाँ पे कई क्लासें अपलोड करी हुई हैं जो BS नेगी जी की है बुक है दोस्तों। ठीक है, तो इससे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के शुरुआत करी है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप वहां से जाके क्रम वाइज वीडियोज को जरूर से देखें, आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में बहुत फायदा इससे मिलेगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस क्लास को लास्ट तक देख सकते हैं दोस्तों। आपको निश्चित तौर पे फायदा जरूर से मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पौरव वंश के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था दोस्तों, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर से देखें। तो यहाँ पे पौरव वंश का प्रशासन देखेंगे दोस्तों। तो पौरव वंश का प्रशासन, ठीक है, तो पौरव शासकों के निवास स्थल को दोस्तों कोट एवं राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग मिलता है। ठीक है, राजपुत्र के लिए राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग मिलता है। और निवास स्थल को इनके क्या कहा जाता था, कोट कहा जाता था। ठीक है, सभी मंत्रियों के लिए यहाँ पे राजमात्या शब्द कहा गया दोस्तों, राजमात्या। ठीक है, पौरव वंश के सभी मंत्रियों को राजमात्या कहा जाता था। ठीक है, सेना नायक को यहाँ पे बलाध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों, जो सेना नायक होते थे उनको बलाध्यक्ष कहा जाता था। संघी विग्रहित दोस्तों, संधि विग्रहित होता था, विदेश मंत्री होता था संधि विग्रहित। ठीक है, और द्विवीरपति जो होते थे वो लेखक वर्ग का प्रधान होता था। द्विवीरपति द्विवीरपति लेखक वर्ग का प्रधान, और विदेश मंत्री को यहाँ पे कहा जाता था संधि विग्रहित। ठीक है, और पदाधित जो पद सेना थी दोस्तों उनका उसका मुख्य होता था यहाँ पे जमनपति। तो ये वर्ड भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे पौरव शासकों के आय का स्रोत भूमि कर था। क्या था आय का स्रोत? भूमि कर था, जिसे भाग कहा जाता था। तो भाग क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो एक भूमि कर हुआ करता था पौरव शासन काल में। ठीक है, और एवं गुप्तचर का कार्य जो है वो कुटुक करते थे। तो गुप्तचरों के लिए यहाँ पे कुटुक शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे भूकर वसूलने वाले अधिकारी जो होते थे दोस्तों उनको भागिक कहा जाता था, भागिक। ठीक है, भागिक कहा जाता था। पौरव काल में दो तरह की भूमि थी दोस्तों, एक है केदार और दूसरी है सारी। ठीक है, एक है केदार और दूसरी है यहाँ पे सारी भूमि। आगे देखेंगे यहाँ पे सिंचित भूमि को जो है दोस्तों, जो सिंचित भूमि होती थी उसको केदार और असिंचित भूमि को यहाँ पे सारी कहा जाता था। सिंचित भूमि केदार और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था, ये भी पॉइंट याद रखना है। आगे भूमि मापन के लिए दोस्तों द्रोणवापम, खारीवापम व कुल्यावापन विधि का प्रयोग होता था। तो पूछा जाएगा कि द्रोणवापन, खारीवापम और कुल्यावापन विधि का प्रयोग किस शासन काल में मिलता है? तो पौरव शासन काल में, और भूमि मापन प्रणाली थी है। ठीक है, आगे है तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। किस शब्द का प्रयोग मिलता है? उद्यानों के लिए मिलता है दोस्तों वटक शब्द का प्रयोग पौरव वंश में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों शत्रुघ्न राज्य। ठीक है, कन्या कुब्ज राज्य का दूसरा भाग जो था वो शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। और चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय था और राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। हम आइडिया लगा सकते हैं कि यह कुछ यहाँ पे रहा होगा उत्तरकाशी और देहरादून का एरिया कुछ ऐसा रहा होगा दोस्तों। तो कनिंघम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। ठीक है, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। कनिंघम के अनुसार यह क्षेत्र क्या था? सिरमौर गढ़वाल का एक हिस्सा था शत्रुघ्न राज्य। ठीक है, आगे गोविशाण राज्य। तो गोविशाण राज्य दोस्तों कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग था। गोविशाण राज्य में टूटा था, जो कि काशीपुर का भी यहाँ पे प्राचीन नाम कहा जाता है गोविशाण को। कनिंघम के अनुसार गोविशाण राज्य काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद में भी थे। काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद में भी थे। आगे गोविशाण का विस्तार पश्चिमी रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। कनिंघम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया है। किसने बताया है? कनिंघम ने बताया है। आगे पलेठी शिलालेख, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, देवप्रयाग के हिंडोला काल में जो पलेठी का सूर्य मंदिर है यह 7वीं और 8वीं सदी के बीच का बना हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देवप्रयाग के हिंडोला काल यानी कि टिहरी में। ठीक है,
तो पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? तो इसके साथ साथ ही ये भी पॉइंट याद रखना है कि किसने बनाया था, कल्याण वर्मन ने यह बनाया था। आगे इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का भी नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? नरपति वर्मन का भी यहाँ पे नाम मिलता है, जो कि पौरव वंश के यहाँ पे राजा रहे होंगे। आगे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं महत्वपूर्ण, तो इनको देख लेते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था। किनके शासनकाल में हुआ था? कार्तिकेयपुर राजाओं के शासनकाल में। आगे है आदि गुरु शंकराचार्य 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने देह त्याग किया था दोस्तों, उनकी मृत्यु हुई थी और उस समय उनकी आयु लगभग यहाँ पे 32 वर्ष थी। लगभग क्या थी दोस्तों? 32 वर्ष उनकी आयु थी। और आदि गुरु शंकराचार्य इष्टगण के समय उत्तराखंड आए थे। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जो थे वो किस किस राजा के समय यहाँ पे उत्तराखंड में आए थे? तो इष्टगण वहाँ पे कार्तिकेयपुर राजा के उस समय शासक थे। आगे है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई। एक है ज्योतिर्मठ, दूसरा है पुरी, तीसरी है श्रृंगेरी और चौथा है यहाँ पे द्वारिका। ठीक है, ये भी याद रखना है। 4 मठों की स्थापना उन्होंने की। आगे शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था, जो चेर साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, दक्षिण भारत में चेर साम्राज्य के अधीन था, जिनके गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि शंकराचार्य के गुरु का नाम बताइए, तो गोविंद स्वामी इनके गुरु थे। आगे है आदि गुरु शंकराचार्य के पिता जो थे वो शिव गुरु और माता इनकी सुभद्रा थी। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब आगे यहाँ से शुरू होता है दोस्तों उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर शासन। ठीक है, राजवंश। तो 700 से लेकर के 1050 ईस्वी तक इनका शासन यहाँ पे रहा है, कार्तिकेयपुर राजाओं का। ठीक है, आगे है कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ऐतिहासिक इसलिए दोस्तों क्योंकि इनके जितने भी साक्ष्य मिलते हैं वह लिखित साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के समय दोस्तों प्रथम तीन परिवारों के 14 नरेशों ने यहाँ पे लगभग 300 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और यशवंत सिंह कठौर जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि तृतीय परिवार सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक जो था वो सलोड़ादित्य को माना जाता है। ठीक है, सलोड़ादित्य वंश जो था उसका संस्थापक सलोड़ादित्य था, जिनके हिसाब से कार्तिकेयपुर पर कुल 15 नरेशों ने शासन किया था। तो किसके अनुसार यहाँ पे 15 नरेशों ने शासन किया था? यशवंत सिंह कठौर के अनुसार। आगे है कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी दोस्तों वह जोशीमठ थी। दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे, जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे इनकी प्रथम प्रारंभिक राजधानी रही थी। आगे कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जोशीमठ में था दोस्तों। प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जो था वह जोशीमठ था। इनकी दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी? अल्मोड़ा के बैजनाथ के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे थी। आगे है इस वंश के अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस लिपि का प्रयोग हुआ है? कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, वैजनाथ और चंपावश्य में प्राप्त होते हैं दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजाओं के शिलालेख एवं ताम्रपत्र। आगे है इन अभिलेखों में प्रमुख ललितसुर देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र व भूदेव का बागेश्वर शिलालेख एवं देशट देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख इनमें प्रमुख हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे है एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूर शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? एटकिंसन ने। तो एग्जाम में अगर कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? तो एटकिंसन ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कनिंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी जो थी वो लखनपुर थी। किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार। ठीक है, जो रामगंगा तट पर स्थित थी, जिसका जिक्र यहाँ पे वेनसांग ने भी किया था। चीनी यात्री जो था वेनसांग, उसने भी यहाँ पे जिक्र किया था। तो 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी, जिसे गाने वाला भड़वी कहते थे। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं दोस्तों। क्या मानते हैं? कबीरपुर मानते हैं।
तो प्रथम परिवार जो था इनका वो देखते हैं। प्रथम परिवार कार्तिकपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक जो था दोस्तों वह बसंत देव था। क्या कौन था? बसंत देव था। इस वंश के राजा दोस्ते वसंत देव परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी इन्होंने। किसने? बसंत देव ने। ठीक है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इसने इन्होंने धारण की थी। आगे बागेश्वर के लेख के अनुसार वसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम भी दान में दिया था। किसने दिया था? बसंत देव ने। आगे जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण बसंत देव ने कराया था। जोशीमठ में वासुदेव नामक नाम का प्राचीन मंदिर जो है, इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा है। ठीक है, किसमें? जोशीमठ में वासुदेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा मिलता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं की गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि भी रही थी। ठीक है, आगे है कश्मीरी इतिहासकार कल्लड़ की राजतरंगिणी पुस्तक है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों इनकी, कल्लड़ की राजतरंगिणी पुस्तक। ठीक है, कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का भी उल्लेख मिलता है। किससे मिलता है? तो राजतरंगिणी से। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि यहाँ पे कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को विजित करने का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। और बसंत देव के बाद खरपर देव शासक बना। इसकी पत्नी का नाम जो था दोस्तों कल्याण देवी इनकी पत्नी का नाम था खरपर देव, दूसरा शासक। आगे है खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। यशोवर्मन। खरपर देव का पुत्र जो था वो कल्याण राज था, जिसकी पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। कल्याण राज किसका था? खरपर देव का पुत्र था, जिसकी यहाँ पे पत्नी का नाम महारानी लद्दा देवी थी। बागेश्वर लेख अनुसार खरपरदेव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राजदेव था। ठीक है, त्रिभुवन राज इनका क्या था? अंतिम शासक था खरपरदेव वंश का। यह खरपरदेव वंश दोस्तों पहला परिवार है तो जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की एवं किरातों से संधि की थी इन्होंने। तो व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए इन्होंने भूमि दान की थी। किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पे त्रिभुवन राज ने। अब द्वितीय परिवार देखते हैं। तो हमने पहला परिवार तो खरपरदेव वंश देख लिया, तो दूसरा परिवार यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक जो थे दोस्तों धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक जो था वो था निम्बर देव। ठीक है, निम्बर क्या था? द्वितीय परिवार का संस्थापक था। तो निम्बर जो था दोस्तों वो शैव धर्म मानने वाला एक, जिसकी रानी जो थी नासू देवी थी। नासू देवी इसकी रानी थी। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना दोस्तों। ये इष्टगण देव महत्वपूर्ण है। इष्टगण देव की पत्नी का नाम जो था वो था वेगा देवी। वेगा देवी इसकी पत्नी का नाम था। पत्नी का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जो इन राजाओं से फैक्ट बनते हैं वो यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो इष्टगण देव कार्तिकपुर राजवंश का प्रथम शासक था दोस्तों। ठीक है, जिसने यहाँ पे समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। वह प्रथम शासक था जिसने यहाँ पे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इष्टगण ने जागेश्वर में नव दुर्गा महेशमर्दिनी का या फिर लकुलीश तथा नटराज के मंदिर बनवाए थे। और इष्टगण की भी अपने पिता की तरह शैव था। इष्टगण भी क्या था? अपने पिता की तरह शैव धर्म का अनुयायी था। आगे है इष्टगण का पुत्र जो था दोस्तों वो ललित सुरदेव लगभग 832 ईस्वी में यहाँ पे गद्दी पर बैठा था। इष्टगण देव का पुत्र जो था ललित सुरदेव। ठीक है, यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान शासक था ललित सुरदेव। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी एवं शौर्यवान शासक कौन था? तो ललित सुरदेव था। तो फैक्ट टू फैक्ट दिया गया दोस्तों, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, कोई राजाओं के क्रम वाइज ऐसे हर एक पॉइंट नहीं बताया गया है। पॉइंट वही बताया गया है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे ललित सुरदेव के शासनकाल के 21वें एवं 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। ठीक है, 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। किसके होते हैं? ललित सुरदेव के। ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिंग लंकपंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए यहाँ पे 12 अवतार के समान बताया है। तो ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सर्वाधिक ताम्रपत्र जो है वो ललित सुरदेव के ही प्राप्त होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हो जाएगा कि सर्वाधिक जो है ताम्रपत्र
किस राजा के प्राप्त होते हैं? तो ललित सुरदेव के प्राप्त होते हैं। आगे है ललित सुरदेव की दो पत्नियां थी दोस्तों, एक थी लया देवी, दूसरी थी यहाँ पे शाम देवी। ठीक है, एक थी लया देवी, दूसरी थी शाम देवी। ललित सुरदेव की पत्नी शाम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था। शाम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनाया था ललित सुरदेव की पत्नी ने। बैजनाथ मंदिर का निर्माण जो ललित देव था उसका पुत्र जो था भूदेव, ठीक है, उसने करवाया था। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर, ठीक है। तो भूदेव जो था दोस्तों बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है। परम बुद्ध श्रमण रिपु इसको कहा गया है बागेश्वर शिलालेख में। आगे देखेंगे तृतीय परिवार। दो परिवार हमने देख चुके हैं दोस्तों। जो परिवारों से जितने भी फैक्ट हैं आपसे पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाते हैं लगभग। तो तृतीय परिवार को अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों तो त्रिपित सलोड़ादित्य वंश की स्थापना, ठीक है। तो सलोड़ादित्य वंश जो है वो तृतीय परिवार है। तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना इच्छर देव ने की और इसकी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से। ठीक है, कहाँ से मिलती है? बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे है इच्छर देव की पत्नी का नाम जो था दोस्तों वो सिंधु देवी था। इच्छर देव की पत्नी का क्या नाम था? सिंधु देवी। इच्छर देव के बाद क्रमशः देशद देव, पद्मदेव शासक बने थे और देशद देव की तीन दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्ण दाता इसको कहा गया है देशद देव को। यह भी यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगा कि वह कौन सा शासक है कत्यूरी वंश का जिसे दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्ण दाता कहा गया। तो वो था दोस्तों यहाँ पे देशत देव, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे पद्मदेव को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं कर्ण से अधिक दान दाता कहा गया है। किसको? पद्मदेव को, जिसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। तो ये भी इंपोर्टेंट यहाँ पे होगा। अंतिम शासक जो था दोस्तों इनका सलोड़ादित्य वंश का वो था सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। सुभिक्ष राजदेव सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक था और कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक यहाँ पे अगर पूछा जाए तो सुभिक्ष राजदेव था जो 14वां कत्यूरी शासक था। कौन था? सुभिक्ष राजदेव यहाँ पे 14वां अंतिम शासक था। अगर स्थापना की थी बसंत देव ने और अंतिम शासक यहाँ पे था सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? सुभिक्षपुर में इन्होंने राजधानी बनाई थी। आगे है वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नरेशों के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो सुभिक्षराज देव के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी जिसका नाम वैद्यनाथ लेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। क्या मिलता है? वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर। इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से भी जान सकते हैं। चतुर्थ परिवार या फिर पाल वंश के नाम से भी जान सकते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम क्रमशः लखनपाल देव, इंद्रपाल देव व त्रिभुवनपाल देव मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी हम देखेंगे। तो लक्ष्मीदास जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते थे। कहाँ के मानते थे? अयोध्या के मानते थे। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे दोस्तों। तो कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी किसने कहा था? तो बद्रीदत्त पांडे। आगे इन शासकों की राजभाषा जो थी वो संस्कृत थी तथा लोक भाषा जो थी उनकी पाली थी। ठीक है, पाल वंश थे, पाली इनकी लोक भाषा थी। आगे है कार्तिकेयपुर राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया था और रात्रि हो गई थी दोस्तों। यह भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट होगा। आगे कत्यूरों के समय भूमि मापन अधिकारी को प्रमावतार होता था। ठीक है, प्रमावतार। कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार के हैं दोस्तों, एक छत्र युक्त और दूसरा यहाँ पे शिखर युक्त मंदिर। एक छत्र युक्त और दूसरा शिखर युक्त। जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता था। ठीक है, किस प्रकार के? पैगोड़ा प्रकार के। एटकिंसन के अनुसार बंगाल के जो पाल व सेन राजाओं ने यहाँ पे कुमाऊं को विजित किया होगा जिस कारण मुंगेर, भागलपुर एवं कत्यूर घाटी के ताम्रपत्रों में समानता देखने को मिलती है। तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, एटकिंसन के अनुसार यह यहाँ पे कथन दिया गया है, तो यह भी ध्यान रखना है। आगे है गमागमी कार्तिकपुर राज्य में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी जो होता था उसे डाकिया था, जो कि डाकिया का काम करता था। चिट्ठी ले जाने वाला गमागमी। ठीक है, गमागमी। तो आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ और फैक्ट। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रों में
खस, द्रविड़, कलिंग, गौड़ एवं आंध्र एवं हुण एवं चांडाल आदि जातियों के नाम आते हैं। इनके ताम्रपत्रों में दक्षिण की जाति का नाम आने का अर्थ या तो यह हो इस क्षेत्र में आकर बसे हों या तो फिर उन प्रांतों में कत्यूर शासनाधिकार रहा होगा। ठीक है। तो ललितशुर देव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई थी। किस किस प्रकार कही गई थी? अष्टादश प्रकृति कहकर की गई थी ललितशुर देव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। आगे है कत्यूरी वंश के पतन के कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। कत्यूरी वंश के पतन के कारण क्या थे? अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण भी होते थे। इस प्रकार यहाँ पे कत्यूरी शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो कार्तिकेयपुर जो राज पदाधिकारी थे उनको यहाँ पे किस नामों से जाना जाता था, उनको हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो जो प्रांतपाल होता था वो सीमाओं की सुरक्षा भार संभालने वाला को, इसको क्या कहा जाता था? प्रांतपाल कहा जाता था। ठीक है। तो सीमाओं की सुरक्षा भार जो संभालता था उसको प्रांतपाल कहा जाता था। और गिरद्वारों के रक्षक जो होते थे घटपाल होते थे। ठीक है। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा, घटपाल गिरद्वारों के रक्षक, वर्मपाल सीमावर्ती आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाले को यहाँ पे वर्मपाल कहा गया। नरपति नदी घाटियों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली करते थे नरपति। ठीक है। तो यहाँ पे 4 ये महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं दोस्तों। तो इनको जरूर से आपको ध्यान रखना है। और अपराधियों को पकड़ने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था दोस्तों उसको दोषापराधिक कहा जाता था। दोषापराधिक। ठीक है। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी जो होता था दोषापराधिक कहा जाता था। दुसाध्य साधनी किसको कहा जाता था? जो गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको दुसाध्य साधनी कहा जाता था। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंडपाशिक और दंडनायक महादंडनायक कहा जाता था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक कहा जाता था। आगे है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहते थे। ठीक है। तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? कर्मांत कहते थे। जबकि राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? कारिका। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला जो महकमा होता था वो चोरोद्रणिक के अंतर्गत होता था। चोरोद्रणिक। ठीक है। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा चोरोद्रणिक के अंतर्गत होता था। ध्यान रखना है। आगे सौदा भंगाधिकृत राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता था। मुख्य आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता था? सौदा भंगाधिकृत। ठीक है। सौदा भंगाधिकृत। आगे है राजद्वारिक पद। राजद्वारिक पद क्या होता था? महल का प्रहरी एवं मंत्री परिषद को राजमात्या कहा जाता था। मंत्री परिषद को यहाँ पे राजमात्या और राजद्वारिक पद जो होता था वो महल का प्रहरी होता था। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। महल का प्रहरी राजद्वारिक और मंत्री परिषद को राजमात्या। और जबकि पांडुकेश्वर लेख में कुमारा मात्य शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए हुआ था। कुमारा मात्य। ठीक है। आगे है अक्षय पटलाधिकृत गृह मंत्री भू रिकॉर्ड अधिकारी होता था। अक्षय पटलाधिकृत। ठीक है। भू रिकॉर्ड अधिकारी यानी कि गृह मंत्री। आगे है महासंधि विग्रहित कहा जाता दोस्तों। शांति एवं विदेश मंत्री होता था महासंधि विग्रहित। ठीक है। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, एक A4 साइज पेज लेकर के उसमें आप यहाँ पे क्रम वाइज इन पदाधिकारियों के नाम और यहाँ पे किन किन उनके लिए यूज किया जाता था वो आप यहाँ पे एक अरेंज वे में यहाँ पे लिख सकते हैं और आसानी आपको याद करने में होगी उससे। आगे है कार्तिकेयपुर सेना 4 भागों में विभाजित थी और चारों सेना अंगों के प्रधान को महासामंत कहते थे। ठीक है। कार्तिकेयपुर सेना जो थी 4 भागों में विभाजित थी और चारों सेना के अंगों के प्रधान को महासामंत कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखना है। जो पदाधिक सेना थी दोस्तों, पैदल सेना थी, उसको नायक या गोलमिक, और अश्वारोही जो थी सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत, और गजारोही जो थी नायक हस्त बलाधिकृत। ठीक है। अश्व यानी कि घोड़े वाली सेना जो थी सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत, गजारोही जो हाथी वाली थी उनको नायक हस्त बलाधिकृत, और उष्ट्रारोही जो थी दोस्तों उनको नायक उष्ट्रा बलाधिकृत कहा जाता था। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे कार्तिकेयपुर शासन की आर्थिक व्यवस्था। ठीक है।
क्या इनकी आर्थिक व्यवस्था थी, और मध्यकाल का कत्यूरी शासन भी हम देखेंगे। उसके बाद क्रम वाइज आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में बहु अराजकता का युग जो आता है उनको देखेंगे। नेपाल राजाओं का यहाँ पे जब अशोक चल का यहाँ पे आधिपत्य मिलता है 1191, उनको देखेंगे। तो आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो यहाँ पे हेल्पफुल लगी, आपको फैक्ट अच्छे लगे, तो यहाँ पे इस बुक, ये BS नेगी जी की बुक है दोस्तों, क्योंकि मेरे को तो इसके नोट्स दो है बहुत अच्छे लगे, क्रम वाइज यहाँ पे दिया गया है, फैक्ट टू फैक्ट, कुछ इधर उधर का ना देके सीधे यहाँ पे फोकस किया गया है, जो पॉइंट यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, और अपने स्टडी करने वाले जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर से करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।